जय हिंद दोस्तों, कैसे लोग। उम्मीद करता हूँ सभी मस्त होंगे, अपने कार में व्यस्त होंगे। स्वागत है सभी का सीटेट दिसंबर 2025 के एग्जाम में। आज हम करने वाले हैं एसएसटी यानी सामाजिक विज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लिए गए हैं। 2011 से 2024 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लिए गए हैं, जो कि यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में छपते हैं। मोस्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं। चैनल पर जो भी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन है, रामाबाई जो महिला शिक्षा की योद्धा थीं, कभी स्कूल नहीं गईं, फिर भी उन्हें पंडिता की उपाधि दी गई क्योंकि वे संस्कृत पढ़ना लिखना जानती थीं, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि उनके समय महिलाओं को इस प्रकार का ज्ञान अर्जित करने की अनुमति नहीं थी। सेकंड ऑप्शन है, उन्होंने महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए पुणे के पास खेड़ा गांव में एक मिशन स्थापित किया। थर्ड ऑप्शन है, उनके मिशन ने विधवाओं और गरीब महिलाओं को न केवल पढ़ने लिखने के लिए प्रोत्साहित किया, अपितु व्यावसायिक कुशलताओं की सहायता से स्वावलंबी होने की शिक्षा भी दी। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है, उन्होंने अपने माता पिता से पढ़ना लिखना सीखा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, या क्वेश्चन 2016 में पूछा गया था। क्वेश्चन कह रहा है, रामाबाई जो महिला शिक्षा की योद्धा थीं, कभी स्कूल नहीं गईं, फिर भी उन्हें पंडिता की उपाधि दी गई क्योंकि वे संस्कृत पढ़ना लिखना जानती थीं, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि उनके समय में महिलाओं को इस प्रकार का ज्ञान अर्जित करने की अनुमति नहीं दी जा रही थी। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। रामाबाई संस्कृत की प्रख्यात विदुषी तथा समाज सुधारक थीं। उन्होंने भारतीय समाज में महिलाओं की दशा सुधारने के लिए अनेक कार्य किए थे। फर्स्ट ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1856 में निम्नलिखित गवर्नर जनरल में से किसने यह निर्णय किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे और उनकी मृत्यु के बाद उनके किसी भी वंशज को बादशाह नहीं माना जाएगा? डलहौजी, हेस्टिंग, कॉर्नवालिस, कैनिंग। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन यह भी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है, 1856 में निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में से किसने यह निर्णय किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे और उनकी मृत्यु के बाद उनके किसी भी वंशज को बादशाह नहीं माना जाएगा? तो वहाँ है लॉर्ड कैनिंग। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, लॉर्ड कैनिंग। कैनिंग ने यह निर्णय लिया कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु के पश्चात उसके किसी भी वंशज को मुगल बादशाह नहीं माना जाएगा। फोर्थ ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औपनिवेशिक शिक्षा पर गांधी जी के विचारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? पश्चिमी शिक्षा में जीवन के अनुभवों और व्यवहारिक ज्ञान की अपेक्षा पाठ्य पुस्तकों पर अधिक बल दिया गया। सेकंड ऑप्शन है, अंग्रेजी शिक्षा ने पढ़ने और लिखने की अपेक्षा मौखिक ज्ञान पर अधिक बल दिया। थर्ड ऑप्शन कह रहा है, अंग्रेजी में दी जा रही शिक्षा ने भारतीयों को अपने सामाजिक परिवेश से काट दिया। वहीं फोर्थ ऑप्शन है, औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीयों के मस्तिष्क में हीनता का भाव पैदा कर दिया। कौन सा ऑप्शन राइट है? औपनिवेशिक शिक्षा पर गांधी जी के विचारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? अंग्रेजी शिक्षा ने पढ़ने और लिखने की अपेक्षा मौखिक ज्ञान पर अधिक बल दिया। यह बात गलत होगा। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। यह कहना गलत होगा कि अंग्रेजी शिक्षा में पढ़ने लिखने की अपेक्षा मौखिक ज्ञान पर अधिक बल दिया जाता था, तो यह बात गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के तत्काल बाद ब्रिटिश सरकार की प्रशासनिक नीतियों में आए परिवर्तनों के संदर्भ में निम्नलिखित 2 कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, ब्रिटिश संसद ने 1858 में एक नया कानून पारित किया और ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों में सौंप दिए। सेकंड कथन कह रहा है, यह तय किया गया कि सेना में भारतीयों सिपाहियों का अनुपात बढ़ाया जाए तथा यूरोपीय सिपाहियों की संख्या को कम किया जाए। सही विकल्प का चयन करें। पहला ऑप्शन है, ए गलत है, बी सही है। ए बी दोनों सही है, ए बी दोनों गलत है। ए सही है, बी गलत है। कौन सा ऑप्शन राइट है? मैं बार बार कहता हूँ, कथन से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एसएसटी में 30 क्वेश्चन और एसएसटी में 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें 30 क्वेश्चन कथन के होंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं और यह क्वेश्चन 2016 में पूछा गया था।
इसके बाद यह क्वेश्चन पूछा गया है 2021 में। क्वेश्चन कह रहा है 1857 के विद्रोह के तत्काल बाद ब्रिटिश सरकार की प्रशासनिक नीतियों में आए परिवर्तनों के संदर्भ में दो कथन दिए गए हैं। इन दोनों कथनों में कौन से कथन सही हैं? पहला कथन कह रहा है ब्रिटिश संसद ने 1858 में एक नया कानून पारित किया और ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों में सौंप दिए। यह बात सही है, पहला कथन सही होगा। दूसरा कथन है यह तय किया गया कि सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात बढ़ाया जाए तथा यूरोपीय सिपाहियों की संख्या कम की जाए, तो यह गलत होगा। सेकंड कथन गलत है, पहला सही होगा। फोर्थ ऑप्शन राइट है, ए सही है किंतु बी गलत है। 1857 के विद्रोह के तत्काल बाद ब्रिटिश सरकार की सभी प्रशासनिक नीतियों में परिवर्तन आ गया और ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी अधिकारों को अपने हाथों में ले लिया। फोर्थ ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में नमक सत्याग्रह के एक वयोवृद्ध राष्ट्रीय नेता निम्नलिखित में से कौन थे? पोट्टी श्रीरामुलु, महात्मा गांधी, सी राजगोपालाचारी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? दक्षिण भारत में नमक सत्याग्रह के एक वयोवृद्ध राष्ट्रीय नेता निम्नलिखित में से कौन थे? सी राजगोपालाचारी। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी को राजा जी के नाम से जाना जाता है। यह दक्षिण भारत के राष्ट्रीय नेता थे जिन्होंने नमक सत्याग्रह में भाग लिया था और यह स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल भी थे। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, नमक सत्याग्रह का आरंभ कब किया गया था? एग्जैक्ट डेट पूछा जाता है, तो वह है 12 मार्च 1930। 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से नमक सत्याग्रह का आंदोलन किया गया। साबरमती आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो महात्मा गांधी ने। नमक कानून का उल्लंघन किया गया नमक सत्याग्रह के तहत, इसी को सविनय अवज्ञा आंदोलन भी कहा जाता है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्योतिबा फूले ने अपनी पुस्तक गुलामगिरी को निम्नलिखित में से किन्हें समर्पित किया? उन अमेरिकियों को जिन्होंने गुलामों को मुक्त दिलाने के लिए अमेरिकी गृह युद्ध में भाग लिया। सेकंड ऑप्शन है उन महिलाओं को जिन्होंने ब्रिटेन में नारी मताधिकार आंदोलन में भाग लिया। थर्ड ऑप्शन कह रहा है उन भारतीय सैनिकों को जो द्वितीय विश्व युद्ध में मारे गए थे। वहीं फोर्थ ऑप्शन है उन भारतीयों को जिन्होंने भारतीय स्वाधीनता संग्राम में भाग लिया। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन कह रहा है ज्योतिबा फूले ने अपनी पुस्तक गुलामगिरी, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है गुलामगिरी किसकी पुस्तक है? तो वह है ज्योतिबा फूले की फेमस पुस्तक है गुलामगिरी। तो निम्नलिखित में से किन्हें समर्पित किया? उन अमेरिकियों को जिन्होंने गुलामों को मुक्त दिलाने के लिए अमेरिकी गृह युद्ध में भाग लिया। फर्स्ट ऑप्शन राइट है, ज्योतिबा फूले ने अपनी पुस्तक गुलामगिरी अमेरिकी के उन लोगों को समर्पित किया जिन्होंने वहां के गुलामों को मुक्त दिलाई। 1863 में अब्राहम लिंकन के प्रयासों से अमेरिका को दास प्रथा से मुक्ति मिली थी। फर्स्ट ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उच्च न्यायालयों के संबंध में दिए गए दो कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है उच्च न्यायालय राज्य सरकारों के अंतर्गत आते हैं और उनकी ओर से ही कार्य करते हैं। सेकंड कथन है उच्च न्यायालयों के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्य के मुख्यमंत्री के साथ विचार विमर्श करने के बाद की जाती है। सही विकल्प का चयन करें। पहला गलत है किंतु बी सही है। ए बी दोनों सही हैं, ए बी दोनों गलत हैं। ए सही है, बी गलत है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन यहाँ भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है और 2024 में भी क्वेश्चन पूछा गया था।
भारत में उच्च न्यायालयों के संबंध में दो कथन दिए गए हैं। पहला कथन है उच्च न्यायालय राज्य सरकारों के अंतर्गत आते हैं और उनकी ओर से ही कार्य करते हैं, यह बात गलत है। दूसरा कथन है उच्च न्यायालयों के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्य के मुख्यमंत्री के साथ विचार विमर्श करने के बाद की जाती है, यह भी गलत होगा। दोनों ही कथन गलत हैं। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय स्वतंत्र संस्थाएं हैं, ये राज्य सरकार के अंतर्गत नहीं आते और ना ही उनकी ओर से कोई कार्य करते हैं। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मदों में से कौन सी मद कैलिको के नाम से जानी गई जिसे पुर्तगाली भारत से यूरोप ले गए थे? सूती कपड़े, मसलिन यानी मलमल, फुटकर माल, मसाले। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित मदों में से कौन सी मद कैलिको के नाम से जानी गई जिसे पुर्तगाली भारत से यूरोप ले गए थे? तो वह है सूती कपड़े। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, सूती कपड़े। कैलिको सूती कपड़े का एक प्रकार है जिसे पुर्तगाली केरल के कालीकट के यूरोप ले गए थे। कहाँ से ये कपड़े ले गए थे? केरल से, केरल के कॉलीकट बंदरगाह से, केरल के कॉलीकट बंदरगाह से ये यूरोप ले गए। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक अनुभव करता है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर विषय का भार बहुत है। निम्नलिखित में से सबसे अच्छे उपागम का सुझाव दीजिए जो इस समस्या का समाधान करे। सारे पाठ्यक्रम को जल्दी जल्दी पढ़ा दें। ऐसी विषय वस्तुएं विकसित करें जो विषय सीमाओं को पार करके कई प्रत्ययों को सिखा सके। थर्ड ऑप्शन कह रहा है क्रियाकलाप छोड़ दें क्योंकि उनका परीक्षण नहीं होता। वहीं फोर्थ ऑप्शन है प्रत्येक अध्याय से महत्वपूर्ण क्षेत्रों की पहचान कर इन पर नोट्स लिखाएं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेडागोजी से क्वेश्चन है जो कि 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एसएसटी में। क्वेश्चन कह रहा है एक शिक्षक अनुभव करता है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर विषय का भार बहुत है। सबसे अच्छे उपागम का सुझाव दीजिए जो इस समस्या का समाधान करे। ऐसी विषय वस्तुएं विकसित करें जो विषय सीमाओं को पार करके कई प्रत्ययों को सिखा सके। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। विषय के बोझ को कम करने के लिए शिक्षक द्वारा ऐसी विषय वस्तुओं को विकसित करना चाहिए जो विषय की सीमाओं को पार करते हुए अनेक प्रत्ययों को सिखा सके। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिक गहराई में स्थित खनिज निक्षेपों तक पहुंचने के लिए गहरे छिद्र बनाए जाते हैं। इस प्रकार के खनन को कहा जाता है कूपकी खनन, प्रवेधन खनन, उत्खनन, विवृत खनन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? अधिक गहराई में स्थित खनिज निक्षेपों तक पहुंचने के लिए गहरे छिद्र बनाए जाते हैं। इस प्रकार के खनन को क्या कहा जाता है? कूपकी खनन। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, कूपकी खनन। कूपकी खनन विधि को भूमिगत खनन की विधि भी कहते हैं। इस विधि का प्रयोग उन खनिजों के लिए किया जाता है जो अत्यधिक गहराई में स्थित होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लद्दाख में पाया जाने वाला यूरेनियम एक उदाहरण है संभाव्य संसाधन का, भंडार संसाधन का, निक्षेप संसाधन का, वास्तविक संसाधन का। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? लद्दाख में पाया जाने वाला यूरेनियम एक उदाहरण है संभाव्य संसाधन का। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, संभाव्य संसाधन। संभाव्य संसाधन ऐसे संसाधन होते हैं जिनका प्रयोग वर्तमान में नहीं होता परंतु भविष्य में इसका प्रयोग किया जा सकता है। लद्दाख में मिला यूरेनियम भी इसका ही एक उदाहरण है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्म जल के झरने डैश डैश से प्राप्त ताप ऊर्जा के परिणाम स्वरूप बनते हैं। ज्वारी ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा। कौन सा ऑप्शन राइट है?
गर्म जल के झरने डैश डैश से प्राप्त ताप ऊर्जा के परिणाम स्वरूप बनते हैं। भूतापीय ऊर्जा। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, भूतापीय ऊर्जा। भूतापीय ऊर्जा पृथ्वी में संग्रहित ताप से प्राप्त किया जाता है। इसका प्रयोग बिजली उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग जो है बिजली उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, बिजली उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। और भारत में इसका संयंत्र हिमाचल प्रदेश के मणिकर्ण और लद्दाख में पूमा घाटी में स्थित है। थर्ड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार में प्रचलित रोपण कृषि की सही विशेषता का चयन निम्नलिखित में से कीजिए। इसमें प्रति एकड़ उपज कम होती है। यह वाणिज्यिक प्रकार की कृषि है जो विस्तृत क्षेत्रों पर की जाती है। थर्ड ऑप्शन है, इस प्रकार की कृषि में भूमि का गहन उपयोग करने के लिए कृषक अपने पूरे परिवार के साथ लगा रहता है। वहीं फोर्थ ऑप्शन है, यह कृषि मध्य अक्षांशों के आंतरिक अर्ध शुष्क प्रदेशों में की जाती है। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन कह रहा है, संसार में प्रचलित रोपण कृषि की सही विशेषता का चयन कीजिए। यह वाणिज्यिक प्रकार की कृषि है जो विस्तृत क्षेत्रों पर की जाती है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। रोपण कृषि को वाणिज्यिक कृषि कहा जाता है। यह बड़े बड़े बागानों में की जाती है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य और शीर्ष प्रबंधन की प्रतिभा सर्वाधिक उपलब्ध होने का विशेष लाभ निम्नलिखित में से किस नगर को हमेशा प्राप्त है? चंडीगढ़, कोच्चि, बेंगलुरु, पुणे। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, काफ़ी बार पूछा गया है। यह क्वेश्चन 2024 में बना था और 2022। मध्य और शीर्ष प्रबंधन की प्रतिभा सर्वाधिक उपलब्ध होने का विशेष लाभ निम्नलिखित में से किस नगर को हमेशा प्राप्त है? बेंगलुरु यानी बेंगलोर। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। बेंगलुरु में अनेक शैक्षणिक संस्थान तथा प्रौद्योगिकी संसाधन हैं, इसलिए इस शहर को मध्य तथा शीर्ष प्रबंधन की प्रतिभा का सर्वाधिक लाभ प्राप्त होता है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की विधायिका अंग से अभिप्राय है नागरिकों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि, देश का प्रत्येक नागरिक, कानून लागू करने के लिए उत्तरदायी नौकरशाह, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन यह इंपॉर्टेंट है, 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन कह रहा है, राज्य की विधायिका अंग से अभिप्राय है तो राज्य की विधायिका अंग से अभिप्राय है नागरिकों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, नागरिकों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि। नागरिकों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि से यह संसद तथा राज्य विधानसभा दोनों का प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फौजदारी कानून के अंतर्गत मामले के निवाड़ के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई जाती, केवल प्रभावित पक्ष की ओर से संबंधित न्यायालय में याचिका दायर करानी होती है। सेकंड ऑप्शन है, सबसे पहले न्यायालय में मामलों को दर्ज कराया जाता है और इसके बाद पुलिस के पास प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है। थर्ड ऑप्शन है, सबसे पहले पुलिस के पास प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है और इसके बाद केवल प्रभावित पक्ष की ओर से संबंधित न्यायालय में याचिका दायर करानी होती है। वहीं फोर्थ ऑप्शन कह रहा है, सबसे पहले पुलिस के पास प्रथम सूचना रिपोर्ट यानी प्राथमिकी दर्ज कराई जाती है और इसके बाद ही अदालत में मामला दर्ज किया जाता है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन लंबा है तो ध्यान से पढ़िए और बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है, फौजदारी कानून के अंतर्गत मामले के निवाड़ के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पर सही कथन पूछा है, सबसे पहले पुलिस के पास प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है, इसके बाद ही अदालत में मामला
दर्ज किया जाता है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। फौजदारी मामले में सर्वप्रथम पुलिस के पास प्रथम सूचना रिपोर्ट यानी एफआईआर दर्ज कराई जाती है। इसके बाद ही अदालत में मामला दर्ज किया जाता है। फोर्थ ऑप्शन ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपराध की जांच करने में पुलिस की भूमिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? कोई व्यक्ति दोषी है या नहीं, यह निर्धारित करना पुलिस का काम है। अगर पुलिस को ऐसा लगता है कि साबुत आरोपी के दोषी होने का संकेत दे रहा है तो वह अदालत में प्रथम सूचना रिपोर्ट दाखिल कर सकता है। थर्ड ऑप्शन है, पुलिस हिरासत में दिए गए इकबालिया बयान को पुलिस आरोपी के खिलाफ सबूत के रूप में इस्तेमाल कर सकती है। फोर्थ ऑप्शन है, सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश पुलिस को जांच करने के दौरान किसी को सताने या पीटने या गोली मारने की अनुमति नहीं देते। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन यहाँ भी पेडागोजी से है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन 2016 में पूछा गया और इसके बाद 2023 में पूछा गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है, अपराध की जांच करने में पुलिस की भूमिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश पुलिस को जांच करने के दौरान किसी को सताने या पीटने या गोली मारने की अनुमति नहीं देते, यह बात सही है। फोर्थ ऑप्शन ही करेक्ट है। किसी व्यक्ति के दोषी या निर्दोष होने का निर्णय लेना पुलिस का कार्य नहीं है। यह निर्णय लेना न्यायाधीश द्वारा लिए जाते हैं और सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार पुलिस को जांच के दौरान मारपीट करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों के विषय में निम्नलिखित दो कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है, भारत के संविधान में दिए गए सभी मौलिक अधिकार न्यायालय में बाध्यकारी हैं। सेकंड कथन है, शोषण के विरुद्ध अधिकार नागरिक को उच्च स्तर के न्यायालय में जांचने के लिए अनुमति प्रदान करता है यदि वह समझता है कि निचले स्तर के न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय अन्यायपूर्ण है। सही विकल्प चुनिए। ए गलत है, बी सही है। ए भी दोनों सही है, ए भी दोनों गलत हैं। ए सही है किंतु बी गलत है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? संविधान से क्वेश्चन है जो कि 15 क्वेश्चन संविधान से पूछे जाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, मौलिक अधिकारों के विषय में निम्नलिखित दो कथन दिए गए हैं। इन दोनों कथनों में कौन से कथन सही हैं? पहला कथन कह रहा है, भारत के संविधान में दिए गए सभी मौलिक अधिकार न्यायालय में बाध्यकारी हैं। यह बात सही है, पहला कथन सही है। दूसरा कथन है, शोषण के विरुद्ध अधिकार नागरिक को उच्च स्तर के न्यायालय में जाने के लिए अनुमति प्रदान करता है यदि वह समझता है कि निचले स्तर के न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय अन्यायपूर्ण है। अगर व्यक्ति को ऐसा लगता है कि जिला न्यायालय द्वारा दिया गया फैसला गलत है तो वह उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल कर सकता है। अगर उसे वहाँ भी लगता है कि यहाँ भी निर्णय गलत ही सुनाया गया है तो वह सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है। तो दोनों ही कथन सही हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। भारत के संविधान में दिए गए सभी मौलिक अधिकार न्यायालय में बाध्यकारी होते हैं और शोषण के विरुद्ध अधिकार नागरिक को उच्च स्तर के न्यायालय में जाने की अनुमति तब देता है जब वह निचले स्तर के न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय से असंतुष्ट हो। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी ऐतिहासिक वर्णन का चुनाव करते समय निम्नलिखित में से किस उद्देश्य पर विचार किया जाना चाहिए? प्रसिद्ध व्यक्तियों का मूल्यवर्धन करना, कार्यात्मक संबंध और निष्कर्ष स्थापित करना, मूल्य परक निर्णय देना, लोकप्रिय घटनाओं को उजागर करना। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन करें, किसी ऐतिहासिक वर्णन का चुनाव करते समय निम्नलिखित में से किस उद्देश्य पर विचार किया जाना चाहिए? कार्यात्मक संबंध और निष्कर्ष स्थापित करना। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। ऐतिहासिक विषय वस्तु का चुनाव करते समय शिक्षक को कार्यात्मक संबंध तथा निष्कर्ष स्थापित करने पर विचार करना चाहिए। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप नए राज्य पाठ में चोल विषय पढ़ा रहे हैं। पाठ के अंत में अन्यत्र खंड में
चीन के तांग राजवंश पर सूचना दी गई। कक्षा 7 हमारे अतीत भाग 2 में पृष्ठ संख्या 28। सामाजिक विज्ञान के शिक्षक होने के नाते इस पर विचार विमर्श करते समय आप शैक्षिक विचार क्या होगा? तो आपका शैक्षिक विचार क्या होगा? विद्यार्थियों को विश्व इतिहास से परिचित कराना, विद्यार्थियों को रोचक तथ्यों के प्रति जागरूक करना, विद्यार्थियों को चीन के अतीत पर कल्पना करने का अवसर प्रदान करना, विभिन्न समाजों में ऐतिहासिक विकास की तुलना करना। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? मोस्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। यह क्वेश्चन 2022 में पूछा गया, यह क्वेश्चन 2016 में पूछा गया और यही क्वेश्चन 2021 में भी पूछा गया, जो कि शिफ्ट वाइज एग्जाम हुए थे। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखिए। क्वेश्चन कह रहा है, आप नए राज्य पाठ में चोल विषय पढ़ा रहे हैं। पाठ के अंत में अन्यत्र खंड में चीन के तांग राजवंश पर सूचना दी गई। सामाजिक विज्ञान के शिक्षक होने के नाते इस पर विचार विमर्श करते समय आपका शैक्षिक विचार क्या होगा? विभिन्न समाजों में ऐतिहासिक विकास की तुलना करना, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। पाठ के अंत में दिए गए अन्यत्र भाग के संबंध में शिक्षक का शैक्षिक विचार है विभिन्न समाजों ऐतिहासिक विकास की तुलना करना, फोर्थ ऑप्शन ही राइट होगा। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।